चलिए आज हम लोग धातु और धातु पढ़ेंगे, उसमें धातु का भौतिक गुण समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे जो है धातु एवं अधातु। देखिए तत्व का जो आविष्कार हुआ है, अभी लगभग 114 तत्व मुख्य रूप से वर्गीकृत करने का कई तरीका है, कई भाग में बांटा गया। अभी मुख्य रूप से दो ही भाग में पढ़ेंगे, धातु और अधातु। एक और श्रेणी होती है उपधातु भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। अब देखिए जो तत्व ना, वे तत्व जो विद्युत और उष्मा का चालन करता है और उसमें विशेष चमक पाई जाती हो ना, और वे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो ना, उनको हम धातु कहते हैं। सिंपल तौर पर आप छोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो उसे हम धातु कहते हैं ना। उनका भौतिक गुण लगभग 8-10 है, जिस पर हम लोग आज ना चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला गुण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उनके बाहरी कक्षा में आपको मुख्यतः 1 ना 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल लिख देखते हैं। मान के लिए कि सोडियम का बात करें तो इसका होता है 11 परमाणु संख्या ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, अब बचा इसका कितना 1। देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 है ना। उसी तरह हम लोग अगला चले, मैग्नीशियम पर चले, इसका होता है 12 ना, ये हो जाएगा 2, 8, 2। एल्यूमिनियम पर चले 13, 2, 8, 3 ना। अब इससे अगला एल्यूमिनियम यानी 14 सिलिकॉन होता है, उनके बाहरी कक्षा में 4 आ जाएगा जो कि धातु नहीं है ना। उनके बाद 15 फास्फोरस 5 आएगा जो कि धातु नहीं है ना। फिर जाकर के ये पोटेशियम पर आएगा ना। तो बाहरी कक्षा में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3। बात समझ में आ? धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं में से कोई एक होता है। चलिए ये समझ में आ गया। दूसरा विद्युत ऋणात्मक गुण। धातु जो होते हैं, सॉरी यहां होगा, दूसरा गुण है विद्युत धनात्मक गुण। ठीक है, ठीक है। विद्युत धनात्मक होता है जो भी धातु है वो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी गुण को हम विद्युत धनात्मक गुण करते हैं। सभी धातुएं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ना धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखिए इन्हीं पर इनके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 1। तो ये क्या करते हैं, बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन 1 है उनका त्याग कर देते हैं, ये हो जाते हैं Na+। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं, यहाँ 1+ हो जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 ना, 2, 8। जो कि देखिए सभी तत्व जो है वो अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहते हैं। इनके निकट कौन है, देखिए अक्रिय गैस या जिसको हम उत्कृष्ट गैस, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 6 है अक्रिय गैस ना। इसको आप याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सियस, रीना। ठीक है, ऐसे याद रखने का ट्रिक है। आज का है रहा तत्व का नाम बोले हैं, याद रखने का ट्रिक है ना। बड़ा खुश हो गया। देखिए 6 अक्रिय तत्व है ना, उनको याद रखने के लिए हम ट्रिक एक बता दिए, हीना, नीना और करीना, एक्सिस, रीना। हीना से हीलियम, ये इनके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इन्हें 8 बाहरी कक्षा में 8 लाने के लिए और कितना चाहिए, 7। तो इसको कहीं मिलेगा नहीं, कोई देने वाला है 7 नहीं ना।
तो ये उस स्थिति में क्या करता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देता है। तो जब ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन छूट जाए तब इसका बाहरी कक्षा कौन सा बन जाएगा, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नियॉन जैसा हो गया। इस वजह से इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर इस पर एक धनायन आ जाता है ना, धन आवेश की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, दोनों चार्ज ना, दोनों आवेश बराबर है, जिसकी वजह से ये उदासीन है। उदासीन का मतलब न इस पर प्लस और न इस पर माइनस, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन घट गई, अर्थात माइनस वाला घट गया, तो बढ़ोतरी किसका हो गया, तो वही एक प्लस इस पर प्रभावी हो गया, इसलिए इसको हम अब धनायन कहेंगे। ये क्या हो गया, धनायन। बस समझ में आ गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ये हो जाएगा Mg प्लस प्लस, ये भी हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8, ये भी नियॉन जैसा हो जाता। अच्छा ये बात समझ गए। धातु विद्युत धनात्मक गुण, सभी धातुएं ना बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए अब है आघात वर्धन्यता। ये देखिए आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन होता है कि आघात वर्धन्यता से आप क्या समझते हैं ना, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। तो आघात वर्धन्यता का अर्थ होता है ना कि धातु के वेग जिसके वजह या जिसके कारण से हम धातु को हथौड़ा से पीट कर चादर बना सकते, चादर जैसे फैला सकते। बात समझ में, तो मतलब हुआ कि धातु आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर हम चादर जैसे बना सकते हैं। बात समझ में। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होता है सोना एवं चांदी। बात समझ में, सोना एवं चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होते हैं, इन्हें हम सर्वाधिक पतला कर सकते हैं। तो बताइए ये समझ में आ गया। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पूछने योग्य पॉइंट है, ठीक है। तन्यता, तो सभी धातुएं तन्य होती है। तन्य का अर्थ हुआ कि धातु को खींच करके हम उनको पतले पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में है। तो हम यहाँ लिखेंगे धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें हम खींचकर पतले पतले तार बना सकते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक तन्य धातुएं सोना एवं चांदी ना, सोना और सिल्वर जो है सर्वाधिक तन्य होती है। 1 ग्राम सोना से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हैं, इतने तन्य होते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए तन्यता गुण समझ गए। द्रवनांक और पथनांक, धातुएं जितने भी धातु है उनके द्रव्यनांक और पथनांक उच्च हुआ करता है, उच्च होता है। उसमें 2 ही अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम, जो कि निम्न ताप पर ही पिघल करके उबलने लगते हैं। बात समझ में, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, और भी एक आध है। तो द्रव्यनांक तो समझ ही रहे हैं ना, वे ताप जिन पर धातु ना पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाए, द्रव्यनांक, और जहां खोलना शुरू कर दे। तो सभी धातु के लगभग उच्च होते हैं, लेकिन अपवाद में कौन है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। चलिए अब समझते हैं उष्मीय एवं विद्युत चालकता। देखिए जितने भी धातु हैं सभी उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक। चालक मतलब जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट पास कर पाए। बस समझ में आ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट और उष्मा जा पाए, उन्हीं को हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो सभी धातुएं विद्युत के क्या होते हैं, चालक या कुचालक, चालक या सुचालक बोल सकते हैं। और यहां भी एक पॉइंट है आपको इम्पोर्टेंट कि सर्वाधिक सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, यह है चांदी, सिल्वर। जितने भी धातु है उनमें से चांदी, सिल्वर जो है सर्वाधिक चालकता वाला तत्व है, सबसे अच्छा चालक माना गया।
ना, बस समझ में आया। और यहाँ एक अपवाद भी है, देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु है, लेकिन वो विद्युत का चालन करता है, वो सिर्फ एक अपवाद है, ठीक है ना। और इसमें सबसे कम चालकता वाला तत्व लेड, सबसे ज्यादा वाला चांदी है, सबसे कम वाला, बात समझ में आ गई। चलिए ये भी समझ गए आप। ये चमक देते हैं, धातु की सतहें चमकीली होती है, जैसे हम धातुविक चमक कहते हैं। कोई भी धातु, सोना देखे हैं आप लोग ना, देखे हैं, चांदी देखे हैं? नहीं देखे, मजाक कर रहा मेरे साथ भी ना रे। तो चमकीले होते ना चांदी और सोना, आप ऊपर से कहीं भी, लोहा भी देखें, सभी चमकीले होते हैं ना। तो धातु सतह पर एक विशिष्ट चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। यहाँ आपको कुछ अपवाद भी है, और धातु में भी ग्रेफाइट और आयोडीन ये भी चमकीले होते हैं, लेकिन ये है क्या? और धातु है। यहाँ आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसी अधातु है या कौन सी अधातु चमकीली होती है, तो ये ग्रेफाइट है और आयोडीन है। तो चलिए, धातु की सतह पर एक विशेष चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। अब एक कठोरता होता है, सभी धातु कठोर होते हैं, ठीक है, बात समझ में। लेकिन सभी धातु की कठोरता एक समान नहीं होती है, कुछ ज्यादा कठोर होते हैं, कुछ कम कठोर होते हैं, बात समझ में। लोहा को पकड़ा है ना, कठोर होता है ना, बात समझ में। कठोर जो मुलायम नहीं, लेकिन अपवाद है यहाँ आपको, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, उनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू से लोहा को कटेगा नहीं ना, लेकिन सोडियम को चाकू से, पोटेशियम को चाकू से। तो यहाँ आपको कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और, तो कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में, आपको दोनों नहीं रहेगा, बात समझ में आ गया। चलिए अगला है ध्वनि साउंड। धातु की सतह पर अगर आप हथौड़ा से पीटते हैं ना तो उनमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है भौतिक अवस्था। जितने भी धातु हैं लगभग सभी कमरे के तापमान, यानी कि सामान्य टेम्परेचर जो होता है ना, उस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, समझ में। लेकिन एक अपवाद यहाँ भी है, जो सामान्य तापमान द्रव अवस्था में, वो कौन है? पारा जिसको बोलते हैं, मरकरी बोलिए या पारा बोलिए, वो आपको सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में ही रहता है। ये अपवाद है, ये ध्यान में रखना है। देखिए जो जनरली गुण है वो तो है ही, लेकिन जो अपवाद है ना वो आपसे ज्यादा पूछेगा ऑब्जेक्टिव ना। और एक घनत्व होता है जो कि लिस्ट में नहीं लिखे हैं, घनत्व। तो सभी धातु के घनत्व लगभग उच्च ही होते हैं, बात समझ में आया। तो चलिए, धातु से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम उस पर चर्चा कर दिए। जितने भी गुण हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।